हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद अकेडमी में दो शानदार सीरीज चले, एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज और दूसरी हिंदी व्याकरण की सीरीज। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज में हम लोग आदिकाल का अध्ययन कर रहे थे। आदिकाल में रासो साहित्य जो राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया रासो साहित्य है। जैन धर्म के अनुयायियों ने जो आदिकाल के अंदर जो साहित्य लिखा वो जैन साहित्य है। और सिद्ध जो बौद्ध धर्म की वज्रायनियों की शाखा सिद्धों ने जो साहित्य लिखा वो सिद्ध साहित्य है। और नाथों द्वारा जो साहित्य लिखा गया नौनाथ हैं, और उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो नाथ साहित्य है। और ये चारों प्रकार के साहित्य का स्पेशल वीडियो पहले से उपलब्ध है और बहुत शानदार तरीके से इन चारों साहित्य को समझाया गया है। आज की क्लास में हम लोग लौकिक साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जो पांचवी काव्यधारा है, लौकिक काव्यधारा है। एक रासो काव्यधारा, जैन काव्यधारा, सिद्ध काव्यधारा, नाथ काव्यधारा, इनका अध्ययन हमने कर लिया है। और जो लास्ट ये लौकिक साहित्य है, तो आज हम लोग लौकिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। आदिकाल के अंतर्गत जो साहित्य राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया वो रासो साहित्य था, और जो धर्म के लिए लिखा गया वो धार्मिक साहित्य, चाहे जैन साहित्य हो, सिद्ध साहित्य हो, नाथ साहित्य हो, इसमें अपने धर्म के बारे में बताया गया, इसलिए धार्मिक साहित्य कहते हैं। लेकिन इन दोनों से अलग एक ऐसी साहित्य की विचारधारा चल रही थी जो आम जन लोगों की अभिव्यक्त करती थी, जन भावनाओं की अभिव्यक्त करती थी, उसे ही हम लोग लौकिक साहित्य कहते हैं। लौकिक साहित्य की प्रमुख विशेषताएं: स्वंतः सुखाय। लौकिक साहित्य अंतःकरण के लिए, अपने अंतरात्मा की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए लिखा गया है। यह साहित्य लोकमानस की अभिव्यक्ति। दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि लोकमानस की इसमें अभिव्यक्त की गई है। आम जन लोगों की जो अवधारणाएं हैं, जन सामान्य की जो अवधारणाएं हैं, जन सामान्य लोगों के जो भाव विचार हैं, वो इन लौकिक साहित्य में देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता है नख सिख वर्णन की परंपरा की शुरुआत। नख सिख वर्णन की परंपरा की शुरुआत। नख सिख वर्णन का तात्पर्य है कि नायिका के पैरों के नाखून से लेकर के नायिका के सर की चोटी तक विभिन्न अंगों का बहुत ही आकर्षक और सरस चित्रण नख सिख वर्णन कहलाता है। नख सिख वर्णन रीतकाल साहित्य में खूब मिलता है, लेकिन उस नख सिख वर्णन की परंपरा का शुरुआत लौकिक साहित्य से देखने को मिलता है। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण अर्थात प्रकृति का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, नायक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका बहुत ही सरस और आकर्षक चित्रण देखने को मिलता है। एक विशेषता ये भी है कि संयोग और वियोग का सरस चित्रण। संयोग और वियोग का सरस चित्रण किया गया। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार के अंतर्गत जब नायक और नायिका एक साथ होते हैं वहां पर संयोग श्रृंगार होता है, और जब नायक और नायिका दूर होते हैं, अलग होते हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। गेयता और संगीतात्मकता अगली विशेषता है गेयता और संगीतात्मकता। गेयता का मतलब होता है कि ये लौकिक साहित्य जनमानस के आवाज में बसे हुए हैं, जनमानस के कंठ में बसे हुए हैं। वहां लोग गाते हैं और उत्सवों में, अवसरों में भी गाते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। तो गेयता इनकी प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है कि जन भाषा का प्रयोग। इन सभी लौकिक साहित्य में जन भाषा का प्रयोग किया गया है, आम भाषा का प्रयोग किया गया, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रमुख लौकिक साहित्य, प्रमुख रचनाएं या कवि जिनका हम आज अध्ययन करेंगे: ढोला मारू रा दूहा, कल्लोल कवि ने लिखा है। बसंत विलास इसके रचनाकार अज्ञात हैं। संदेश राक्षक
अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने लिखा है। राउरवेल रोड़ा कवि द्वारा लिखा गया है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ने लिखा है। और विद्यापति और अमीर खुसरो को हम लोग आज विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग एक एक रचना का विशेष अध्ययन करते हैं। आदिकालीन लौकिक साहित्य की प्रमुख ग्रंथों में पहला ग्रंथ है ढोला मारू दुहा। ढोला मारू दुहा के कवि जो हैं वो हैं कल्लोल कवि ने इसने मूलतः रचना की थी। बाद में जो है इसका कुशल लाभ ने भी इसमें कुछ दोहे देकर इस जोड़ करके इसका विस्तार किया है। प्रश्न के अनुसार आप उत्तर दे देंगे। यदि कल्लोल कवि नहीं है रचनाकार में तो कुशल लाभ है ऑप्शन में, तो कुशल लाभ आपका उत्तर सही होगा। यदि कल्लोल है तो कल्लोल कवि आपका उत्तर सही होगा। इसमें ढोला मारू दोहा में ये एक प्रेम गाथा है। नायिका मारवाड़ी है, नायक ढोला है। मूलतः पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में व्याप्त मारवाड़ी नायिका है और नायक ढोला की प्रेम कहानी, जिनकी बचपन में शादी हो जाती है, लेकिन युवावस्था में ढोला की शादी किसी और से मारवाड़ी से हो जाती है। लेकिन जब बाद में नायिका जो मारवाड़ी है उसे अपने पति के बारे में पता चलता है तो उसे खूब पत्र के माध्यम से और लोगों के माध्यम से अपने संदेश भेजती है। तो ये एक प्रकार का विरह काव्य है, अर्थात नायिका मारवाड़ी अपने पति ढोला के वियोग में जो विरह अनुभूत करती है, विरह काव्य के रूप में जाना जाता है। छंद, इसमें दोहा छंद का उपयोग किया गया है। दोहा छंद है और लोग इसे गाते हैं खूब, तो इसलिए दोहा छंद में इसका उपयोग है। सर्वाधिक प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्य, यह साहित्य राजस्थानी साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, आम जन लोगों तक पहुंचा है, जन लोग इसे गाते हैं, सुनाते हैं, इसलिए इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि ये हेमचंद और बिहारी के बीच की कड़ी माना जाता है, ढोला मारूरा दुहा। अगली रचना है हमारी बसंत विलास। नाम है बसंत विलास। बसंत ऋतुओं का नायक और नायिका पर, स्त्रियों पर, पुरुष पर और प्रकृति का ये सौंदर्य ऐसा वर्णन मिलता है कि बसंत का नायक पर क्या प्रभाव पड़ता है, नायिका का पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन इसमें मिलता है। इसके रचनाकार का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ये एक श्रेष्ठ रचना है। इसमें 84 दोहों का प्रयोग किया गया है। बसंत ऋतु के मादक प्रभाव का वर्णन देखने को मिलता है। भाषा सरस ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। जो सरस ब्रज भाषा आप आगे चल के भक्ति काल और रीति काल में ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है, उसका पूर्व प्रयोग यहाँ पर बसंत विलास में देखने को मिलता है। स्त्री पुरुष डॉक्टर राम गोपाल शर्मा का बसंत विलास के बारे में कहना है, स्त्री पुरुष व प्रकृति तीनों में अजस्र बहती मदोन्मत्तता का इस काव्य में जैसा वर्णन मिलता है वैसा वर्णन रीतकालीन हिंदी कवि भी नहीं कर सके, अर्थात इतना श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। इसीलिए लौकिक साहित्य में इसे सर्वश्रेष्ठ काव्य के रूप में जाना जाता है। लौकिक साहित्य में अगली रचना है संदेश रासक। संदेश रासक के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक की रचना की है। संदेश का मतलब होता है संदेश ले जाना, तो इसलिए संदेश रासक की रचनाकार अब्दुल रहमान है और ये रचना 11वीं और 12वीं सदी की रचना है। ये रचना 11वीं और 12वीं सदी की है और हिंदी के प्रथम मुसलमान कवि अब्दुल रहमान हैं, माने जाते हैं। और इस संदेश रासक में 223 छंद हैं और आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है संदेश रासक को। संदेश रासक में
वियोग श्रृंगार का जैसा वर्णन मिलता है उसका प्रभाव हमें पद्मावत में देखने को मिलता है। जैसे पद्मावत में नागमती अपने पतिरथ सेन से के लिए संदेशा भेजती है कि पिय से कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, असो धन बिरहे जरमी, तेहिक धुआ हम लाग। अय भौरे और कौवे, मेरे पति से जाके संदेशा कहना कि आपकी पत्नी जल गई थी, उसका धुआं हमारे शरीर पे लग गया, इतना काले पड़ गए। ऐसा जो उत्कृष्ट वियोग वर्णन देखने को मिलता है उसका प्रभाव, यह प्रभाव संदेश राशक का प्रभाव पद्मावत पर देखने को मिलता है। अगली रचना वर्ण रत्नाकर है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार लेखक ज्योतिरेश्वर ठाकुर है, कहीं कहीं ज्योतिशेखर ठाकुर मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिकाल में गद्य के विकास में ये रचना विशेष महत्व रखती है। गद्य का प्रयोग इसमें किया गया है और इसमें 8 भाग हैं। 8 भागों को कल्लोल के नाम से जानते हैं, अर्थात 8 कल्लोलों में ये रचना बटी हुई विभाजित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रथम बार अवहट्ट शब्द का प्रयोग इसमें मिलता है। इस प्रकार वर्ण रत्नाकर आदिकालीन लौकिक साहित्य में प्रमुख स्थान रखती है। लौकिक साहित्य की अगली रचना है राउल बेल। राउल बेल रचना को रोड़ा कवि ने लिखा है और ये चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। चंपू काव्य शैली का तात्पर्य ऐसी काव्य शैली जिसमें गद्य और पद्य दोनों का इस्तेमाल हुआ हो, ऐसे काव्य को हम लोग चंपू काव्य के नाम से जानते हैं। और यदि प्रश्न आए कि कौन सी ऐसी रचना है जिसमें नख सिख वर्णन पहली बार देखने को मिलता है, तो आपका शानदार उत्तर होगा कि राउल बेल। तो नख सिख वर्णन का प्रथम बार प्रयोग राउल बेल पे देखने को मिला है। राउल नामक नायिका का जो है नख सिख वर्णन देखने को मिलता है और यह संयोग श्रृंगार की रचना है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये शिलांकित रचना है, मतलब ये पत्थर पे उकेरी गई रचना है। और सर्वप्रथम इसे भयाणी द्वारा संपादित किया गया था और माता प्रसाद गुप्त का जो संपादन है वो प्रामाणिक संपादन के नाम से जाना जाता है। क्या है? प्रमाणित संपादक के नाम से जाना जाता है। और ये रचना प्रिंस ऑफ वेल्स के म्यूजियम में सुरक्षित है, संरक्षित है, रखी हुई है। अगली रचना उक्त व्यक्ति प्रकरण, वैसे मूलतः व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। फिर भी पेपर्स में इस रचना के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसके रचनाकार कौन है। दामोदर शर्मा हैं और ये रचना 12वीं सदी की रचना है और इसमें तत्कालीन ऐतिहासिक, तत्कालीन गद्य पद्य शैलियों का वर्णन मिलता है। इसलिए ऐतिहासिक अध्ययन में यह रचना बहुत ही सहायक है। लौकिक साहित्य में अगले जो कवि हैं वो है विद्यापति। विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाओं में पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये पेपर्स में बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अभी आपको याद रखना है। और जो आपको भक्ति काल में कृष्ण काव्य का विकसित रूप मिलता है, तो कृष्ण काव्य रचना करने वाले प्रथम कवि हैं, ये प्रथम कवि हैं विद्यापति। और इन्हें अपरूप या अपरस का कवि डॉक्टर बच्चन मानते हैं। डॉक्टर बच्चन इन्हें अपरूप या अपरस का कवि मानते हैं। और डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन इन्हें रहस्यवादी कवि के रूप में मानते हैं। और नागिन की लहर सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा इनके काव्य को, और रामचंद्र शुक्ल इन्हें शैव मत और श्याम सुंदर दास इन्हें वैष्णव मत का अनुयायी मानते हैं। विद्यापति का साहित्य मैथिल भाषा में लिखा गया है और इनकी सबसे प्रसिद्धि का आधार जो है वो है पदावली है। पदावली मैथिली भाषा में लिखा गया और मैथिली बोली में लिखा गया, मैथिली भाषा में लिखा गया, इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति और रचना है। अगले कवि हमारे अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो जबरदस्त विद्वान थे।
कई भाषाओं को जानने वाले थे और सैनिक गुणों से संपन्न भी थे। इन्होंने खड़ी बोली में का प्रथम प्रयोग जो देखने को मिलता है वो अमीर खुसरो की भाषा में देखने को मिलता है। आगे हम नीचे उनके उदाहरण पढ़ेंगे, खड़ी बोली के बिल्कुल शुद्ध लगेंगे। आज के बोली के उदाहरण हैं, आज के शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। और हास्य और विनोद की रचनाएं हैं, वो हास्य और विनोद की रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, पहेलियाँ, मुकुरियाँ, दो सखुने और ढकोसला, इस प्रकार इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पहेलियाँ आम जनमानस में, हमारे समाज में पहेलियाँ बूझो जैसे आम लोगों में अवधारणाएं खूब चलती हैं और पहेलियाँ बनाई जाती हैं, पहेलियाँ पूछी जाती हैं और आम जनमानस के ज्ञान का स्रोत होती है, परंपराओं की जानकारी होती है, आसपास वातावरण की भी जानकारी होती है। जन सामान्य के समझ को विकसित करने का सबसे अच्छा माध्यम जो था वो था पहेलियाँ। जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा। एक ऐसा थाल है जो मोतियों से भरा है लेकिन वो उल्टा है, तो ये किसके लिए कहा गया है? ये आकाश के लिए कहा गया है कि ये आकाश पूरा थाल और जिसमें जो तारे हैं वो मोती के समान हैं। तो ये पहेली है। क्या है? पहेली। पहेली बूझो तो जाने पहेली। वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। मतलब उसके वो आए, जब वो आएगा तभी शादी होगी, उसके बिना और दूजा कोई है नहीं, उसके बोल मीठे लग रहे हैं। तो कह रहे क्या सखी साजन की बात कर रहे हो, पति की बात कर रही हो? कह रहे नहीं, ढोल की बात हो रही है। ये क्या है? ये मुकुरियाँ हैं। अर्थात वो लग रहा है कि वो जो है पति के बारे में बात कर, लेकिन उसको मुकर करके क्या है, किसके बारे में हो गए? ढोल के बारे में। तो ये क्या है? मुकुरियाँ हैं। इसे हम लोग जो है मुकुरियाँ कहते हैं। पान सड़ा क्यों घोड़ा अड़ा क्यों। पान सड़ा क्यों घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि वो फेरा ना था। ये क्या है? दो सखुने हैं, दो इसमें पान सड़ा क्यों घोड़ा अड़ा क्यों। तो ये दो सखुने का उदाहरण है। और ढकोसला का उदाहरण लास्ट में है कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। ये जो है ढकोसले का उदाहरण है, ढकोसला का उदाहरण है। इस प्रकार हमने आदिकाल के अंतर्गत लौकिक साहित्य का बहुत ही शानदार पूर्वक अध्ययन किया है। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, आपका समझ का स्तर बढ़ा होगा। यदि आपको क्लास पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में शानदार सीरीजें अन्य आने वाली हैं, जैसे काव्य शास्त्र की सीरीज आने वाली है और आपके सबसे जो महत्वपूर्ण है भाषा विज्ञान की सीरीज आने वाली है। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।